दोस्तों, आइए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वर्ष था 2014 का और उस समय की तत्कालीन सरकार जो कि आज विपक्ष में है और उस समय की विपक्ष जो कि आज केंद्र में है, दोनों के बीच मुद्दों को लेकर के संघर्ष चल रहा था। लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर के उस समय युवाओं के मन में उस समय की तत्कालीन सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा रोष था, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के, इसके अलावा रोजगार के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के। इस समय की वर्तमान सरकार के द्वारा इन्हीं मुद्दे को टैकल किया गया और युवाओं को सपना दिखाया गया कि प्रत्येक साल आपको 2 करोड़ रोजगार पद सृजित करके दिए जाएंगे। युवाओं के मन में भी और उनके आंखों में भी एक उम्मीद की किरण दिखने लगी कि हाँ, 2 करोड़ रोजगार आने वाले हैं। और प्रचंड बहुमत के साथ उस समय की तत्कालीन विपक्षी पार्टी आज सत्ता में बैठी हुई है और 10 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद से तीसरे कार्यकाल में एंट्री कर चुकी है। जब 2014 में इस प्रकार के सपने दिखाए गए और 2014 पूरा बीता, 2015 पूरा बीता, युवाओं को रोजगार के मुद्दे में कुछ खास फर्क देखते हुए नहीं मिला, तो युवा भी धीरे धीरे अब सचेत होने लगे। उस समय केंद्र सरकार के द्वारा फिर से बोला गया कि जो पिछली सरकारों के द्वारा गलतियां की गई हैं उन्हें सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, और युवा भी भोले भाले, उनको लगा कि हाँ, थोड़ा समय लगेगा और रोजगार पद सृजित किए जाएंगे। 2 साल बीतने के बाद भी जब युवाओं को कुछ उम्मीद नहीं दिख रही थी, तो युवाओं को बिजी रखने के लिए 2016 में, अगर आपको याद हो, तो जियो को लॉन्च किया गया था। लगभग 1 साल 1.5 साल जियो के द्वारा फ्री में डेटा बांटा गया और उस समय केंद्र सरकार बहुत ही प्रमुखता से ये कहती थी कि आज केंद्र सरकार ने वो करके दिखाया है कि 4G नेटवर्क इतने सस्ते में और फ्री में आपको बांटा जा रहा है। और उस समय बहुत ज़्यादा ये स्लोगन चलता था कि आज केंद्र सरकार ने आटा से ज़्यादा डाटा को सस्ता कर दिया है। यही सस्ता आज युवाओं के लिए जी का जंजाल बन गया है। अगर आपको ज्ञात हो तो BSNL की उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। अगर केंद्र सरकार चाहती तो BSNL की आज जो हालत है उससे कहीं अच्छा उसकी हालत होती, और अगर BSNL आज अच्छे कंडीशन में होता तो यकीन मानिए आज जो मोनोपोली प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की हैं, चाहे आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी की बात कर लीजिए, 25% तक हाइक कर दिया गया है जो आपके रिचार्ज के प्लान होते थे। खास करके जियो की बात करें तो पहले 1 साल 1.5 साल आपको फ्री में डेटा बांटा गया, उसके बाद आज हालत ये है कि 1 महीने के प्लान में आपको सिर्फ 28 दिन का प्लान बेचा जाता है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा हाइक हो चुका है। जनरल आम इंसान तो रिचार्ज कराने की बहुत दूर की बात, वो सोचने से भी अब डर रहा है। इसमें बेरोजगार युवा जो कि आज ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन के ज़माने में ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से पढ़ता है, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ता है, उसके लिए रिचार्ज कराना मुश्किल तक हो रहा है। केंद्र सरकार की योजना है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन की जरूरत नहीं है, 80 करोड़ लोगों को शिक्षा की जरूरत है। और शिक्षा को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या कुछ रणनीति चल रही है, इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि समय बहुत बीत जाए और जो हालत आज टेलीकॉम कंपनियों की हो चुकी है, BSNL की आज जैसी स्थिति है, उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट विद्यालय ही आपके पास केवल बचे और उनका ही मोनोपोली हो और सरकारी विद्यालयों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाए। हालत यह है कि जिस प्रकार से टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली होने की वजह से वो अपनी तरफ से लगातार प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं और कोई इसका विरोध तक नहीं कर पा रहा है और ना ही प्राइसेस को लेकर के कोई विरोध हो पा रहा है। इसी प्रकार से जब सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे, उसके बाद से प्राइवेट विद्यालय अपने पूरी मनमानी पर उतर आएंगे और कोई उसका विरोध कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। अभी आपके पास एटलीस्ट विकल्प है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल की फीस, तो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब सरकारी विद्यालय ही नहीं रहेंगे, जिस प्रकार से BSNL की हालत हुई, अगर उसी प्रकार से सरकारी विद्यालयों की हालत हो गई, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए उसके बाद से प्राइवेट स्कूल की मनमानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है भविष्य में शायद गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा भी ना पाए। इस वीडियो का मकसद कतई भी किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में और जो चीज़ें प्रेजेंट में चल रही है, कहीं भविष्य में पास्ट को फिर से ना दोहरा दिया जाए, इस वजह से सचेत रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें यह सिफारिश की गई है कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाए प्रत्येक राज्य में जिसमें छात्र का नामांकन 50 से कम है, और इन विद्यालयों को बंद करके दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जाए और यहाँ के बच्चे को दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र किया जाए और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको भी दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र किया जाए। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और अगर आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखेंगे जो कि अयोध्या से प्रकाशित हुई है, इसमें 450 ऐसे विद्यालय हैं जो कि 50 से कम यहाँ पर बच्चों का नामांकन है। अगर मैं आपको
देख सकते हैं आप, महानिदेशक उच्च शिक्षा ने दिए आदेश, 10 अगस्त तक देनी होगी सूची, अन्य स्कूलों में होगा छात्र समायोजन। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ते हैं, तब पूरा मामला आपको समझ में आएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जारी एक आदेश के बाद से 50 से कम छात्रों वाले परिषदीय विद्यालयों में जल्द ही बंद हो जाएंगे। महानिदेशक ने ऐसे स्कूलों की सूची 10 अगस्त तक तलब की है। इसे लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। सबसे बड़ा संकट बंद होने वाले परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को लेकर के खड़ा हो गया है। विभाग का दावा है कि उनके पास स्कूल में समायोजित किया जाएगा। जिले में 1788 परिषदीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां 2.5 लाख से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। नए आदेश के बाद जिले के सभी 11 खंड शिक्षा क्षेत्रों के 450 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 50 से कम छात्र अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे में इन विद्यालयों के करीब 3000 के समायोजन को लेकर के संकट भी खड़ा हो गया है। महानिदेशक की ओर से जारी आदेश के तहत कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा विद्यालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने की दिशा में यह अपेक्षा की गई है कि हम कम नामांकन वाले विद्यालयों को निकटस्थ अन्य विद्यालयों में विलीत किए जाने की संभावना ज्ञात कर ली जाए। 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में आंकड़े के आधार पर अध्ययन प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर ली जाए। इसके लिए किस विद्यालय में निकटस्थ किस अन्य विद्यालय में संविलियन किया जा सकता है, बच्चों को कितनी दूरी तय करनी होगी, भवन की उपलब्धता, शिक्षकों की उपलब्धता आदि घटकों पर विचार कर परिदृश्य तैयार करते हुए प्रत्येक विद्यालय के लिए 1 पेज की रिपोर्ट तैयार की जाए। इस प्रकार ऐसे सभी विद्यालयों के बारे में जनपद की पुस्तिका तैयार कर 10 अगस्त तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे थे वो अयोध्या से प्रकाशित हुआ था, और अभी जो आर्टिकल देख पा रहे हैं वो प्रयागराज से प्रकाशित हुआ है। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के कुल 1,32,842 स्कूल हैं। इनमें से पूरे उत्तर प्रदेश में 17,471 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 50 से कम बच्चों का नामांकन है। सोचिए कितनी भयावह और कितना खतरनाक डाटा है। 17,471 अगर ऐसे विद्यालय के बंद होने की नौबत आ जाए तो क्या होगा भविष्य में जाकर के जो सृजित पद हैं शिक्षकों को लेकर के। आपके मन में सवाल आएगा कि प्रॉब्लम क्या है जब बच्चे को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। देखिए, कागजी कार्रवाई और ज़मीनी हकीकत में बहुत अंतर होता है। अगर आप पीएबी की रिपोर्ट को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में स्वतः ही 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि इन बच्चों को अगर पास के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के विद्यालय में अगर मर्ज किया जाता है तो क्या ऐसे विद्यालय में जाने की संभावना रहेगी? सरकारी विद्यालयों में गाँव में हालत ये है कि अगर गाँव में बच्चे का स्कूल है तो उनको वहाँ के परिवार कई बार अशिक्षित होने की वजह से या फिर जागरूक ना होने की वजह से अपने बच्चों को विद्यालय तक नहीं भेजते हैं, या फिर अगर खेतों में कुछ काम है तो बच्चे को खेत में ही लगा देते हैं। अवेयरनेस नहीं है शिक्षा को लेकर के। और जिस प्रकार से अब 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर जाना होगा, तो क्या बच्चे वाकई में और उनके माता पिता, अभिभावक वाकई में अवेयर होंगे इन सभी चीज़ों को लेकर के? बहुत कुछ पहले का जो डेटा है वो ये बयां करता है कि इस प्रकार की जब भी मर्ज किया गया है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा पहले भी ऐसे विद्यालय जहां पर बच्चों का नामांकन 30 से कम था उनको मर्ज किया गया दूसरे विद्यालय में, और डाटा चौंकाने वाले थे। क्योंकि जो स्वतः पद समाप्त हुए 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के, वो इसी वजह से हुए क्योंकि छात्रों की संख्या कम हो गई और उसकी वजह से स्वीकृत पद स्वतः ही समाप्त हो गए। तो जब इतनी भारी संख्या में, और ये केवल यूपी का मामला नहीं है, पूरे देश भर में इस प्रकार की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जब 17,471 स्कूल अगर बंद होते हैं तो कितनी भयावह स्थिति होगी वो सोचकर भी निश्चित तौर पर डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि जो शिक्षा है वही हमारे भविष्य की पूंजी होनी चाहिए। एक सिंपल सा आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि 17,471 स्कूल हैं जिसमें जो नामांकन है वो 50 से कम है। अगर मैं एवरेज मान लूँ, क्योंकि 17,471 में हो सकता है किसी में 49 बच्चे हो तो भी तो वो 50 से कम हो गया, किसी में मान लीजिए 40 हो, किसी में मान लीजिए 30 हो, किसी में 15 हो, किसी में 20 हो, किसी में 25 हो, तो मैं एक एवरेज मान लेता हूँ कि 30 बच्चे प्रत्येक विद्यालय में हो सकते हैं। मैं एवरेज मान रहा हूँ क्योंकि किसी में 49 भी होंगे, किसी में 45, किसी में 40, इस प्रकार से होंगे, तो मैं एवरेज मान लेता हूँ कि 30 बच्चे। तो 30 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल जो छात्र इससे प्रभावित होंगे वो 5,24,130 होंगे। यानी कि मोटा मोटी आप मान लीजिए 5.25 लाख जो रजिस्टर्ड इनरोल्ड कैंडिडेट हैं अभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, वो इस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं। अब मान लीजिए कि जो संविलियन किया जा रहा है या फिर मर्ज किया जा रहा है उसमें से कुछ बच्चे
बच्चे विद्यालय चले भी गए, यहाँ से मैं मान ले रहा हूँ कि 2.5 लाख बच्चे, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से दूसरे विद्यालय में जाने के लिए तैयार हो गए, 2.5 लाख बच्चों को मैं माइनस कर देता हूँ, तो मैं ये संख्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि विद्यालय शायद ना जाएं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2,74,130 उन सरकारी डेटा में से खत्म हो जाएंगे बच्चे जो कि शायद दूसरे विद्यालय में, जो कि पास के 1-2-3 किलोमीटर में होगा, शायद इनरोल ना करें। और अगर इतने बच्चे इनरोल नहीं करते हैं तो इसका खास प्रभाव छात्र शिक्षक अनुपात पर पड़ेगा और इससे जो खाली पद हैं वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अब जो पद सृजित किए जाते हैं वो छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से 30 बच्चों पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है, तो मैं 30 से डिवाइड कर देता हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो आंकड़ा है वो 9,137 का आता है, यानी कि सीधे सा मतलब ये हो गया कि ये इस फैसले से उत्तर प्रदेश में 9,137 जो टीचर्स हैं उनके पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है या फिर बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पीएबी की रिपोर्ट के हिसाब से 1 लाख से ज़्यादा पद स्वतः समाप्त हो गए, क्योंकि 30 से कम जहां पर पहले नामांकन था उन विद्यालयों को बंद किया गया और मर्ज किया गया प्राइमरी और अपर प्राइमरी अगर एक ही परिसर में विद्यालय चल रहे थे तो ऐसे फैसले से निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था और गड़बड़ हो रही है। भले आप इस प्रकार के कितने भी फैसले ले आइए, शिक्षा व्यवस्था एकदम गर्त में जा रही है। टीचर्स से फालतू के काम कराए जाते हैं और फालतू के इस प्रकार से डिसीजन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि अगर विद्यालय में नामांकन नहीं हो रहे हैं तो आप फोकस करिए कि क्यों नहीं हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की कौन से गार्जियन ऐसे होंगे जो कि पैसा लगा करके प्राइवेट में बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गैप है जो प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है और जो सरकारी स्कूल में मिल रहा है। उन गैप्स पर काम करने की जरूरत है। सरकारी विद्यालय के अगर शिक्षक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है प्राइवेट स्कूल से। प्राइवेट स्कूल में कोई भी मापदंड नहीं होता है, किसी भी अपने परिवार के सदस्य को या फिर किसी भी जान पहचान को वो टीचर के तौर पर हायर कर लेते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में बंदा ग्रेजुएट होगा कम से कम, उसके बाद से बीएड बीटीसी होगा, उसके बाद से टेट सीटेट क्वालिफाई होगा, उसके बाद से सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई करके आया होगा, तब जाकर के वो शिक्षक बना होगा। तो बहुत ज़्यादा कैपेबल है प्राइवेट स्कूल से। बावजूद इसके लोग अगर सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए फोकस करना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार ने वहां के सरकारी स्कूलों को नक्शा बदल करके पूरे देश के पटल पर एक तस्वीर रख दी है कि अगर वाकई में इच्छा शक्ति हो तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। इन पूरे मुद्दे को लेकर के निश्चित तौर पर संसद में इसकी आवाज गूंजनी चाहिए, क्योंकि भले आप कितना भी मुफ्त में राशन बांट दीजिए, आप देश की जो गरीबी है उसको दूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों को शिक्षित कर देंगे तो वही गरीब बाद में अपने लिए छोड़िए अपने पूरे परिवार के लिए राशन खरीद सकता है। जरूरी ये है, शिक्षा जरूरी है, फ्री राशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि कितना भी गरीब परिवार हो, कम से कम 2 टाइम का रोटी वो अपना अरेंज कर ही लेगा। लेकिन अगर आप उनके शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।